हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वो हमारा टॉपिक है बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति। अक्सर लोग यही कहते हैं कि इतिहास को समझना और इतिहास को ज़्यादा दिनों तक याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि जिससे ज़्यादा संबंध रहता है ये प्रैक्टिकल है, ये आपके जीवन में भी ऐसा हमेशा होता है। जिससे आप बार बार मिलते हैं उसके बीच में आपका प्रेम भी उसी तरह बढ़ जाता है। सपोज दैट अगर मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट बड़ा वीक है, उसमें रुचि नहीं है, तो उसे बार बार पढ़िए, ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा समय दीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि उस सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छा जानकारी हासिल हो जाएगी। हम अपने जीवन में क्या है, इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आप देखते होंगे कंपटीशन की दुनिया में अगर आप अपना पाँव डाल दिए हैं तो सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वह इतिहास से ही पूछा जाता है। इतिहास को पढ़ने का टेक्निक है। आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं, जैसे मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप बार बार मिलते हैं अगर बार बार मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बीच में आपका जो संबंध है वो मधुर हो जाता है। कहने का मतलब है जब संबंध मधुर होता है तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और आप एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हैं। सब्जेक्ट भी हमारे जीवन का बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा हो जाता है। जब हम सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आपका संबंध आपके सब्जेक्ट के साथ भी उतना ही मधुर हो जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम समय में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। कम समय में बेहतर करने के लिए आपके पास एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। किसी के बीच का संबंध अगर सबसे बेहतर है, नशा है, खुमारी है, चाहत है, तो ये चाहत तब पैदा होता है जब आप उसके बीच में अट्रैक्शन, लगाव ज़्यादा हो जाता है। सब्जेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ करता था। प्रारंभ में लोग अक्सर इतिहास और ज्योग्राफी को बेवफा पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। ये बातें ऐसी नहीं है। बस इतिहास को थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाइए, फिर समझने में मज़ा आएगा। जिस काल परिस्थितियाँ, जैसे मानते हैं कि हम लोग जब बाबर के पूर्व के इतिहास को पढ़ेंगे तो थोड़ा देर के लिए उस काल, उस स्थिति को, वो देश काल, जो परिस्थिति, जो टाइम है, उसको फील करिए। फिर देखिए इतिहास पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति कैसा था? भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था था वो कैसा था? भारत को संघ, राज्यों का संघ कहा जाता है और सारे राज्य अलग अलग खंडों में विभक्त था। कमजोरियां भी बहुत ज़्यादा थी। सारे राज्य आपस में ही लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहा करते थे। वैमनस्यता थी, तनाव था। और आपको पता ही होगा 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का सामाजिक संरचना और धार्मिक जो संरचना थी बहुत ही ज़्यादा जटिल था। भारत के लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें सारे लोग उलझे हुए थे। बहुत ही बेकार की वो स्थिति थी, लेकिन बाबर के लिए अनुकूल था। भले भारत के राजाओं के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के धर्म के लिए भले वो घातक था, लेकिन बाबर के लिए वो परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल थी। हम लोग देखेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में राजाओं के बीच में क्या तालमेल था, कैसा संबंध था, क्या परिस्थितियाँ थी वहाँ पे। जब तक हम बाबर के आक्रमण के पूर्व की जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते,
अगर वो परिस्थितियों के बारे में वो जानकारी हासिल नहीं कर पाते तो फिर समझिए कि बाबर की जीवनी और बाबर के इतिहास को समझना बड़ा मुश्किल होगा। फिर आप वहीं से ही उसी बात पे आप यकीन मानेंगे। अक्सर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये बातें, एक करणी सेना, पता नहीं कौन, सॉरी ये हमको नाम नहीं ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लोग अक्सर ये कहते थे हाँ, तेल लगा लो डाबर का और नाम पुकारो, नाम मिटा दो बाबर का। आपको भी यकीन होने लगेगा, आपको भी लगेगा कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने बाबर का वसीयतनामा पढ़ा, अगर वसीयतनामा पढ़ेंगे और वसीयतनामा में जिस तरह से अपने पुत्र को बाबर ने लिखा है, अपने वसीयतनामा में जो बातें कही गई है भारत के लिए, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो यकीन मानिए भारत में जो राज्य करने वाले, जो भारत के जो राजा महाराजा थे, ऐसा भी काम नहीं किया जो बाबर ने किया। उसको पढ़ने के बाद आप यही कहिएगा कि तेल लगा लो डाबर का और नाम पुकारो बाबर का, ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो लोग इतिहास को नहीं समझते हैं, जो बाबर को सही ढंग से सही तरीके से नहीं पढ़े हैं, वो लोग अक्सर ऐसे ही बातें करते हैं। खैर छोड़िए, वो तो थोड़ा सा मज़ा के लिए आपको हम बताएं। चलिए आगे देखते हैं। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये भारत की स्थिति हो जाएगी, है ना। मान लीजिए थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, है ना। और यही कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। इस क्षेत्र को हम लोग उत्तर भारत बोलते हैं और इसके बाद हम लोग ये टोटल का टोटल जो एरिया है वह दक्षिण भारत का हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर के आक्रमण के पहले उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उत्तर भारत में राजाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी यहाँ पे। चलिए हम लोग सबसे पहले दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली की स्थिति क्या थी, तो दिल्ली के बारे में हम लोग देखते हैं। यहीं पे दिल्ली है और दिल्ली में ही लोदी का शासन था। बाबर के आक्रमण के समय इब्राहिम लोदी यहाँ पे शासन कर रहा था। दिल्ली पे लोदी का शासन था और लोदी वंश का जो सम्राट यहाँ पे गद्दी पे बैठा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। उसका नाम था इब्राहिम लोदी, नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के शासन की अगर बात कर दिया जाए तो मात्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर ही, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर ही मात्र ये शासन रह गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो सम्राट है, ये जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, वो अयोग्य एक शासक रहता है, अयोग्य शासक रहता है। उसकी शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर है, वह शक्तिहीन है, वह शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक राज करने वाले जो गवर्नर है, ये राज करने वाले जो गवर्नर है, जनता उसी को जानती है, क्योंकि गवर्नर का संबंध हमेशा जनता के साथ होता था। जनता के सुख और दुख में हिस्सा लेने के वजह से लोग शासक को नहीं जानते थे, लोग गवर्नर को ही जानते थे। यहाँ पे इसका मतलब ये था कि दिल्ली पर जो शक्तियाँ जो राज कर रही थी, वो शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर थी, वो शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर थी यहाँ पे। और लोदियों के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, वो नियम बहुत ही कठोर था, जिसके कारण लोदी का सबसे ज़्यादा बुराइयां हो रही थी। लोदी का सबसे ज़्यादा यहाँ नीतियों का विरोध किया जा रहा था। यहाँ पे इनके नीतियों का विरोध किया जा रहा था और नीतियों के विरोध के कारण ही यहाँ पे एक विद्रोह हो गया। और विद्रोह में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दरिया खां। यहाँ पे दरिया खां जो बिहार का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है अपने आप को। दरिया खां जो है बिहार का स्वतंत्र
शासक घोषित कर लेता है या स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, दरिया खां। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दौलत खां लोहानी, एक और नाम भी है, दौलत खां लोधी, रख लीजिए नाम, दौलत खां लोधी जो है, दौलत खां लोधी, यह लाहौर का स्वतंत्र शासक खुद को घोषित कर लेता है। यह लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, स्वतंत्र शासक, लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है अपने आप को, दौलत खां लोधी। और यही दौलत खां लोधी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। यह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, दौलत खां लोधी करता है। ये है परिस्थितियाँ। सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े किए रहते हैं। ये दौलत खां लोधी और दरिया खां, ये लोधी क्या, यानी कि इब्राहिम लोधी के गवर्नर होते हैं। कहे तो यहाँ पे नियम कानून कुछ भी नहीं होता है, नियम कानून का कोई महत्व भी नहीं होता है। लोग जानते भी नहीं हैं कि सम्राट मेरा कौन है, राजा मेरा कौन है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है, वर्चस्व इन्हीं गवर्नरों का हो जाता है, जिसके वजह से खुद ये स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं। तो ये परिस्थितियाँ हम लोगों ने दिल्ली का देखा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे बंगाल की स्थितियाँ कैसी थी। यहाँ पे बंगाल की स्थिति कैसी थी। बंगाल में भी एक नुसरत शाह नामक एक सम्राट जो गद्दी पे बैठा था, वह खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। बंगाल में नुसरत शाह स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। नुसरत शाह पूछा जा सकता है उस समय, इसलिए हमने अलग अलग सोचा कि अलग अलग ही आपको बता देते हैं, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो आप निश्चित तौर पे बना लेंगे। तो यहाँ पे बंगाल में एक नुसरत शाह जो सुल्तान है वो शासन कर रहा होता है और बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। बंगाल का यह स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। नुसरत शाह एक योग्य शासक है। बंगाल का यह नुसरत शाह एक योग्य शासक है, योग्य शासक। और योग्य शासक के साथ साथ कहें तो कला और साहित्य का संरक्षक भी है। कला व साहित्य का संरक्षक भी है यह नुसरत शाह कला व साहित्य का संरक्षक भी है। ये नुसरत शाह के बीच में अगर हम लोग देखें, जब घाघरा का युद्ध हुआ तो घाघरा के युद्ध के बाद बाबर और नुसरत शाह के बीच एक मैत्री संबंध बनती है और वो अस्थाई संधि पर हस्ताक्षर भी करता है। वह एक अस्थाई संधि पर, अस्थाई जो है अस्थाई जो संधि है, अस्थाई संधि पर हस्ताक्षर भी करता है। अस्थाई संधि जो है, अस्थाई संधि पर हस्ताक्षर भी करता है। यानी कि घाघरा युद्ध के बाद बाबर के बीच में इसका मैत्री संबंध बन जाता है। कहने का मतलब है कि नुसरत शाह को देखिएगा तो यह बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित तो करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह योग्य रहता है। जो लोग योग्य होते हैं उनके साथ योग्य लोग मिलते हैं। जैसे जो लोग कला का प्रेमी हो, साहित्य का प्रेमी हो, उनका दिल और दिमाग यानी कि समाज के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो नुसरत शाह में वो योग्यता थी, नुसरत शाह में वो बात थी, इसीलिए उसने स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे वो मालवा का हो जाता है। उस समय हम लोग बंगाल की स्थितियाँ भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे मालवा का जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। महमूद खिलजी द्वितीय का। मालवा पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मालवा पे देखिएगा महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, लेकिन नाम मात्र के ये राजा थे।
ये जो महमूद खिलजी द्वितीय जो आप देख रहे हैं, जो मालवा का एक सम्राट होता है, यह सम्राट नाम मात्र का एक शासक था। वास्तविक शक्तियाँ किसी और के पास थी। वास्तविक शक्तियाँ मेदिनी राय के पास थी। वास्तविक जो शक्तियाँ थी, वास्तविक अगर शक्तियाँ की बात करें तो वास्तविक जो शक्तियाँ थी, वास्तविक शक्तियाँ, यह वास्तविक शक्तियाँ मेदिनी राय के पास था। वास्तविक शक्तियाँ मेदिनी राय के पास था, मेदिनी राव के पास। और ये मेदिनी राव जो है यह एक राजपूत सरदार था। मेदिनी राव जो है यह एक राजपूत सरदार था। यहाँ पे यह एक राजपूत सरदार था, राजपूत सरदार था। लेकिन इस शक्तियों की वजह से ये राजा और ये मंत्रियों के बीच में हमेशा तनाव बनी रहती थी। शक की निगाहों से हमेशा मेदिनी राय को देखा जाता था। यानी कि प्रभावशालिता की वजह से जो कटुता पैदा हो गई थी, उसी कटुता की वजह से इन दोनों के मध्य में युद्ध हो जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और यह युद्ध दो भागों में बढ़ जाती है। यह युद्ध जो है दो भागों में बढ़ जाती है। एक साइड में खिलजी द्वितीय होते हैं, एक साइड में खिलजी द्वितीय होते हैं और दूसरा साइड में मेदिनी राय है, मेदिनी राव हो जाते हैं। खिलजी द्वितीय का जो साथ देने वाला जो सम्राट है वह गुजरात का शासक होता है। इस समय खिलजी द्वितीय का जो साथ देने वाला जो सम्राट है वह गुजरात का सम्राट है, जिसका नाम है मुजफ्फर शाह, जिसका नाम है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह पूछा जा सकता है आपसे। खिलजी द्वितीय मेदिनी राय को हराने के लिए गुजरात के सम्राट से, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से उन्होंने सहायता लिया था। और इसी तरीके से इस युद्ध में खिलजी द्वितीय को हराने के लिए मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ लिया, राणा सांगा का साथ लिया। दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो राणा सांगा की सेना जो है खिलजी द्वितीय पे भारी पड़ जाती है और अंत में ये जो खिलजी द्वितीय है ये पराजित हो जाता है और राणा सांगा यानी कि मेदिनी राय जीत जाता है। लेकिन राणा सांगा एक काम करता है यहाँ पे राणा सांगा अपनी उदारता का परिचय देते हुए खिलजी द्वितीय को सारा का सारा राज लौटा देता है। यहाँ तक कि राणा सांगा उदारता का परिचय देते हुए मालवा का जो है क्षेत्र जो है यह खिलजी द्वितीय को दे देता है और चंदेरी का स्वतंत्र शासक मेदिनी राय को बना देता है। यहाँ पे देखेंगे चंदेरी का स्वतंत्र शासक, चंदेरी का स्वतंत्र शासक जो है, स्वतंत्र शासक मेदिनी राय को बना दिया जाता है। यह राजनीतिक परिस्थितियाँ यहाँ पे थी। उसके बाद हम अगला राजनीतिक जो परिस्थितियाँ है वह हम लोग यहाँ पे गुजरात का देखते हैं। गुजरात की क्या परिस्थितियाँ थी। तो गुजरात में हमने कहा था कि गुजरात का उस समय सम्राट मुजफ्फर शाह थे। मुजफ्फर शाह यहाँ पे देखेंगे गुजरात में मुजफ्फर शाह का शासन था, मुजफ्फर शाह का शासन। और ये 1511 से लेकर के 1526 तक ये शासन करते हैं। 1511 से लेकर के 1526 तक ये शासन करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ उस समय मुजफ्फर शाह की मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ और मालवा के देखेंगे तो हमेशा ये संघर्ष ही चला करता था। इसमें मेवाड़ यहाँ पे देखेंगे, मेवाड़ और मालवा के संघर्ष में इस गुजरात का सबसे ज़्यादा समय बीता। सबसे ज़्यादा क्या हुआ, समय बीता। और मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है। इसमें बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह यानी कि मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद यहाँ पे बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है, गुजरात का शासक बन जाता है। यहाँ पे गुजरात का शासक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। गुजरात, मालवा, मेवाड़ ये सब पूछे जाएंगे, इसलिए पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ समझ लें। उसके बाद हम लोग जो बाबर का जो
जीवनी है जो बाबर मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करता है, उसके बाद मतलब बहुत फंटास्टिक इतिहास आपको मिलेगा। हम लोग यहाँ पे स्कोर बढ़ाने के लिए और अपने कंपटीशन को फाइट करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा मेवाड़ का। उस समय मेवाड़ की क्या स्थिति रही थी, तो यहाँ पे देखेंगे मेवाड़ जो है, मेवाड़ पर राणा शंगा या संग्राम सिंह की बात करें, राणा शंगा का यहाँ पे शासन था। यहाँ पे मेवाड़ पे राणा शंगा का शासन था। राणा शंगा का है अथवा संग्राम सिंह का है, बात बराबर है, अथवा संग्राम सिंह का है, संग्राम सिंह, इनका यहाँ पे शासन था। 1509 से लेकर के 1529 तक इनका शासन था, 28 तक, 1509 से लेकर के 1528 तक शासन था मेवाड़ पे राणा शंगा का। और ये राणा शंगा जो है ये सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। राणा शंगा जो है यह सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, ताल्लुकात रखते थे सिसोदिया वंश से। और कहा जाता है राणा शंगा के बारे में कि इनका प्रभुत्व सारे राजस्थान पर था। इनका जो प्रभुत्व जो है, इनका प्रभुत्व सारे राजस्थान पर था। और ये भी कहा जाता है कि राणा शंगा जब युद्ध में जाते थे तो उनके साथ 80,000 घुड़सवार, 7 राजा और 104 सरदार जो है हमेशा उनके पीछे चलते थे, राणा शंगा जब भी युद्ध में वो जाते थे तो उनके पीछे 80,000 घुड़सवार, 7 राजा और 104 सरदार उनके पीछे चलते थे और मरने और मारने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। लेकिन एक गलती हो गई। राणा शंगा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो भी युद्ध किया उसमें विजय ही हासिल की। राणा शंगा अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, वो कभी भी असफल नहीं रहा, हमेशा विजयी रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि राणा शंगा ने भी बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। राणा शंगा ने भी यहाँ पे अंततः अगर देखिए तो दोनों में, क्योंकि दोनों शक्तिशाली यहाँ पे होते हैं और दोनों शक्तिशाली होने के वजह से दोनों के बीच में युद्ध की संभावना बन जाती है। ये युद्ध की संभावना बन जाती है। देखिए सामाजिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियाँ इतनी खराब थी कि उसका शिकार बनना बाबर के लिए बहुत ही अनुकूल था। वो परिस्थितियाँ जिस तरह से बनाई गई थी, वो परिस्थितियाँ बाबर का गुलाम था। और अंततः जो राणा शंगा कभी अपने जीवन में हारा नहीं, वो यहाँ पे आते आते बाबर के सामने घुटना टेक देता है और वो हार जाता है। तो ये हम लोगों ने किया था, ये मेवाड़ की कहानी थी। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे और भी कुछ राज्य हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा खानदेश, उड़ीसा, कश्मीर और सिंध। देख लेते हैं उसके बारे में भी। जैसे खानदेश हम लोग देख लें, है ना, खानदेश। उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा भी है, यहाँ पे कश्मीर भी है और यहाँ पे सिंध हो जाता है। तो देखिए खानदेश में मीरा मुहम्मद का शासन होता है। खानदेश में अगर बात हम लोग करें तो मीरा मुहम्मद का शासन होता है। यहाँ पे मीरा मुहम्मद का शासन होता है यहाँ पे। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में गुटबंदी का अखाड़ा बना हुआ था। उड़ीसा जो है वह गुटबंदी का अखाड़ा बना हुआ था। और यहाँ पे कश्मीर की अगर बात किया जाए, हम लोग कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुहम्मद शाह थे, यहाँ पे मुहम्मद शाह शासक थे। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो है, ये वास्तविक शक्तियाँ उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है मलिक चक के हाथों में
मलिक चक के हाथों में वास्तविक शक्तियाँ थी यहाँ पे। और सिंध की अगर बात किया जाए तो सिंध में जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंध में यहाँ पे शमा वंश का और अफगान वंश के बीच में हमेशा ये संघर्ष ही चलता था, हमेशा संघर्ष ही चलता था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कितनी खराब थी, कितनी बेकार थी। यानी कि वो राजनीतिक स्थिति जो सारे लोग आपस में ही लड़ाई में व्यस्त रहा करते थे, संघर्ष में ही अपना समय बिताया करते थे, वैमनस्यता सबसे ज़्यादा थी, सभी लोगों के बीच में एक कहे तो गुटबंदी बना हुआ था, हर एक दूसरे राज्य को हड़पने के लिए, लड़ने के लिए। और यही मौका था एक बाबर के लिए। भारत की परिस्थितियां और भारत के लोग ही वो अवसर देते हैं बाबर को अवसर दिया जाता है, और वह अवसर ये सारी परिस्थितियों को शिकार बनाने के लिए अनुकूल होता है बाबर के लिए। और बाबर जब भारत आता है तो भारत को जीतना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, हम लोग अभी तो उत्तर भारत के बारे में हम लोगों ने देखा है ना, उत्तर भारत के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दक्षिण भारत की स्थितियाँ क्या थी। यहाँ पे हम लोग ये जो दक्षिण भारत की जो स्थितियाँ हैं, या दक्षिण भारत की स्थितियाँ कैसी थी वहाँ पे। दक्षिण भारत में यानी कि बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत का स्थितियाँ कैसा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में दो ही राज्य थे, एक था बहमनी और दूसरा था विजयनगर। और यही दो ही राज्य थे जो दक्षिण भारत में अपना दबदबा बनाए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर दो राज्यों की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग बहमनी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि बहमनी का जो राजनीतिक हालात था वो कैसा था। देखिए, बहमनी का धीरे धीरे पतन हो चुका था और बहमनी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो गया, और विखंडित होकर ये स्वतंत्र राज्य बन गए। जैसे में यहाँ पे 5 स्वतंत्र राज्यों की बात हम लोग करते हैं, 5 स्वतंत्र राज्य की, जिसमें बीजापुर पहला, उसके बाद गोलकुंडा हो जाएगा, दूसरा गोलकुंडा और तीसरा जो है अहमदनगर हो जाएगा, और चौथा जो है बीदर हो जाएगा, चौथा बीदर है, और पांचवा जो है वह बरार हो जाता है। पांचवा बरार है, जो हमेशा आपस में ही ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये जो 5 राज्य जो बहमनी से ये लोग अलग होकर के स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर लेते हैं, ये सभी राज्य आपस में लड़ाई में ही व्यस्त रहते थे। और यही वजह होता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। ये बार बार इस बहमनी के जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं इस पर ये अटैक किया करता था। कृष्णदेव राय इस पे सबसे ज़्यादा, ये कृष्णदेव राय का आक्रमण जो है हमेशा इस बहमनी के स्वतंत्र राज्यों पे हुआ करते थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के सम्राट जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। इन्होंने अपने राज्य को वैभव और सर्वोच्च शिखर पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि इस कृष्णदेव राय के बारे में बाबर भी कहता है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कृष्णदेव राय ही है। सबसे प्रतापी सम्राट और सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन है? कृष्णदेव राय है। ये बाबर भी सूचना देता है, यह बाबर भी इस बात का जिक्र करता है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कृष्णदेव राय। और इसी समय हम लोग आगे देखेंगे, इसी समय भारत में पुर्तगालियों ने देख लेते हैं। इसी समय पुर्तगालियों ने, यानी कि बाबर के आक्रमण के समय जो पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क, उसने गोवा पर अधिकार कर लिया इसी समय। और गोवा पे अधिकार करने के साथ साथ भारत की राजनीतिक में इसने हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। इसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया।
तो ये रहा हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, भारत में बाबर के आक्रमण के पूर्व जो राजनीतिक स्थितियाँ थी, उनके बारे में हम लोगों ने ये जानकारी हासिल किया। अब हम लोग देखते हैं कि उस समय भारत में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय भारत में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ जो है उस समय कैसी थी, बाबर के आक्रमण के समय। देखिए, बाबर के आक्रमण के समय भारत में जो समाज था 2 भागों में बटा हुआ था। भारत का समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक हिंदू समुदाय के लोग थे, और दूसरा मुसलमान थे। यहाँ पे मुसलमान थे। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो निकटता थी, वो निकटता जो यहाँ पे भक्ति आंदोलन और सूफी मत के आंदोलनों की वजह से दोनों के बीच में निकटता पैदा हुआ। और बोलचाल का माध्यम भी अगर देखा जाए तो बोलचाल का माध्यम उर्दू भी रहता है और हिंदी भी रहता है, बोलचाल का जो भाषा है। यानी कि यहाँ पे सामाजिक जो स्थितियाँ थी, हिंदू और मुसलमानों के मध्य में तनाव तो था ही, लेकिन भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के द्वारा इन दोनों के बीच में जो प्रेम था, जो व्यवहार था, उस वजह से, इनके आंदोलनों की वजह से इन दोनों के बीच में निकटता पैदा हो गया। लेकिन हमारे हिंदू समाज में, जैसे हिंदू समाज की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो हिंदू समाज की जो सामाजिक के संरचना था वो बहुत ही खराब था। सामाजिक संरचना की अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत ही खराब था। यहाँ पे जैसे में अगर देखें तो बहु विवाह की प्रथा थी, यहीं पे बहु विवाह की प्रथा थी। हिंदुओं में बाल विवाह सबसे ज़्यादा था, बाल विवाह यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद सती प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलन था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। एक बात और कहा जाता है, जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो, वह समाज सबसे ज़्यादा गर्त में होता है। उसका व्यवहार, वहाँ की सामाजिक या राजनीतिक कोई भी स्थिति ठीक नहीं रहता। और जिस देश में, जिस समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत रहती है, जिस सोसाइटी में अगर महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, वहाँ का सामाजिक संरचना, वहाँ का प्रेम, वहाँ का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चाहे दुनिया का कोई भी सभ्यता संस्कृति उठा के देखिए, कोई भी इतिहास को पढ़ के देखिए। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में एक मातृ प्रधान समाज था, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उन्नत थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप दिखाई दिया। उसी तरीके से भारत के बाहर अगर हम लोग चले जाते हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों की सभ्यता संस्कृति, तो वहाँ पे देखिए जहाँ भी सबसे ज़्यादा उन्नत स्थिति होगी, वहाँ पे उसकी हालात, उसकी दशा सबसे बेहतर होगा। और जहाँ पे स्त्रियों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय होगी, ख़राब होगी, वहाँ का सामाजिक संरचना भी बहुत ही ख़राब होगा। ये सारा का सारा जो आप बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जो देख रहे हैं, यह भारत में राज करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में राजपूतों में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा वो लोग अपने बेटियों की शादी जल्दी कर देते थे। भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा वही लोग किए। बहुत ज़्यादा भारत की सामाजिक संरचना को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में इन राजाओं का हाथ है। और इन राजाओं के पीछे अगर बात करें तो इन राजाओं का भी ज़्यादा योगदान नहीं है। ये ब्राह्मणी जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो यहाँ पे नियम कानून बनाने वाले जो लोग थे, जो समाज के लिए एक अलग पैमाना, एक नया कानून, नया ये सब चीज़ें जो रचा, उनकी सबसे बड़ी यहाँ पे गलती थी। और समाज को इस दिशा में लेकर के लोग चले गए जिससे निजात पाने के लिए आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्यवस्था थी। भारत में हिंदुओं के बीच में ऐसी समस्या थी। और यहाँ पे हिंदू के साथ साथ मुसलमानों की भी स्थिति ऐसा नहीं था कि ये बहुत बेहतर था। मुस्लिम समाज में भी यहाँ पे बहु विवाह की प्रथा थी। मुस्लिम समाज में भी बहु विवाह की प्रथा थी यहाँ पे।
और बहुविवाह की प्रथा के साथ साथ यहाँ पे तलाक सबसे ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पे तलाक जो है मुस्लिमों में तलाक सबसे ज़्यादा हुआ करता था। इससे ये पता चलता है कि यहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न दबके की थी, सबसे ज़्यादा निम्न स्तर का था। यहाँ भी निम्न स्तर का यहाँ पे देखा जाता है। यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो स्थितियाँ थी, खास करके सामाजिक स्थितियाँ थी, वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पे दासों की स्थितियाँ भी सबसे खराब थी। यहाँ पे दासों की स्थितियाँ भी सबसे खराब थी यहाँ पे। तो ये सामाजिक जो स्थिति है, ये भारत में उस समय सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें बाबर का आक्रमण हो रहा होता है। बाबर के आक्रमण के समय में भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, वो सामाजिक स्थिति ऐसा था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी। देखिए आर्थिक स्थिति के चकाचौंध में ही, आर्थिक स्थिति के चकाचौंध में ही बाबर भारत पर आक्रमण करता है। यह भी एक कारण हो जाता है। आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए यहाँ पे तो बहुत ही समृद्ध था भारत। यानी कि दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी वो बहुत ही सस्ती थी। दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी, उपयोग की वस्तुएं, ये वस्तुएं सस्ती थी। यहाँ पे उपयोग की वस्तुएं सस्ती थी। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत में उस समय पैदावार अच्छा होता था। बाबर के आक्रमण के समय भारत में पैदावार बहुत अच्छा होता था। और पैदावार अच्छा होने का मतलब ये है कि भारत में वर्षा अच्छी होती थी। वर्षा जो है, वर्षा अच्छा हो रहा था, यहाँ पे अच्छा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उद्योग धंधे भी उन्नत स्थिति में थी। यहाँ पे देखेंगे उद्योग जो धंधे हैं, उद्योग धंधे बहुत ही, यानी कि उसका जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। और साथ ही साथ और भी बात करें तो यहाँ पे कुशल जो कारीगर है, कुशल कारीगर जो है उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में थी। भारत में प्रारंभ से ही रही है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा जो श्रमिक हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या हमारे भारत में है। बेरोजगार भी हो गए हैं बेचारे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब ये है कि सामान्य जो जनता थी, सामान्य जनता जो है वह सुखी थी। वह जनता क्या थी? सुखी थी। यानी कि आर्थिक समृद्धि ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर्थिक समृद्धि ने भी भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है बाबर की। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होगी बाबर की, और बाबर की जीवनी जो है यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और बाबर की वसीयतनामा की जो हम कहानी बता रहे थे, जो अक्सर लोग भूल कर जाते हैं, जब वसीयतनामा में उन्होंने अपने पुत्र के प्रति जो संदेश लिखा है, जो भेजा है, अगर उसको पढ़ा जाए तो कमाल का है, बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाबर की जीवनी के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।